यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है लेंस निर्मात्री सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूला, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार जरूर आएगा, इसलिए इसको आपको लेंस मेकर फॉर्मूला को करके जाना है ना। तो उसी को आज कराएंगे। और लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, तो जो लेंस होता है उसका जो फोकस दूरी होता है उसमें और जिस ग्लास का बना होता है या किसी चीज का बना होता है तो उसका अपवर्तनांक, और जो उसका दो पृष्ठ है, लेंस है तो लेंस का पृष्ठ होता है। इस तरीके से लेंस है आपका, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस होगा तो उसका भी पृष्ठ होगा। तो ये जो पृष्ठ है इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो इधर होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो लेंस है उसका ये प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है ना। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ये इसका एक ये वाला सतह है, उसका मध्य बिंदु होता है P1, ये मध्य बिंदु होता है इसका P2, इस वाले सतह का। तो दो सतह इसके अंदर अपवर्तक सतह होता है। अगर मैं इसको x लिखूं, इसको y लिखूं, तो x P1 y एक सतह होता है अपवर्तक, और दूसरा सतह होता है x P2 y। तो इस वाले सतह का वक्रता केंद्र इधर होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या इधर हो जाती है, क्योंकि ये वाला सतह ऐसे है ना। तो इसका केंद्र इधर बनेगा, तो इसको C1 बोलते हैं। तो पहले वाले सतह का जो लिखते हैं केंद्र वो इधर लिखते हैं, तो त्रिज्या भी इधर हो जाएगी, ये वाली त्रिज्या हो जाती है P1, C1 को R1 लिखते हैं, है ना। और जो ये वाला सतह है इसका जो वक्रता केंद्र है इधर हो जाता है C2, और इसकी वक्रता त्रिज्या P2 C2 हो जाती है, तो ये R2 लिखाती है ना। तो ये वक्रता त्रिज्या, जो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है, उसमें ये जो पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक है अगर बोले, है ना। और जो आपका फोकस दूरी होता है, इसका जो फोकस दूरी होता है उसको आप फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरणें इसके ऊपर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से होकर पास करती है, जो उसके प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य का बिंदु होता है, जिसको फोकस दूरी कहा जाता है। तो फोकस दूरी के बीच में, मतलब ये अगर किरण ऐसे आ रही है तो ये जो है फोकस दूरी से पास करती है, मध्य बिंदु से पास करती है। तो फोकस दूरी इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे है AF। तो ये जो फोकस दूरी हो गया आपका, है ना, ये फोकस दूरी जिसको बोलते हैं F से, तो F में R1 R2 में और N में एक संबंध स्थापित किया जाता है, जिसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है ना, वो क्या करता है, तो जो लेंस की फोकस दूरी है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र लेंस की फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n तथा उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं वक्रता त्रिज्या R1 तथा R2 के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, है ना। ये फोकस दूरी हो गया, ये लेंस जो बना हुआ है जिसका अपवर्तनांक, जिस अपवर्तनांक का उससे जिस पदार्थ का बना होता है उसी से अपवर्तनांक पता चलता है। कांच का बना है, हीरा का बना है, पानी का बना है, तेल का बना है, उसके हिसाब से अपवर्तनांक होगा, उसके बीच में ये संबंध स्थापित करता है। तो लेंस मेकर सूत्र लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या होता है वो, और इसके लिए मान्यता होती है ना। पोस्टुलेट्स होता है, तो पोस्टुलेट्स क्या है वो आपको लिखना होता है। तो पोस्टुलेट्स
सबसे पहला है कि लेंस जो है ये बहुत पतला होता है ना। पहला मान्यता है इसमें, पहला लिखना है लेंस बहुत पतला होता है ना। लेंस क्या होता है, तो बहुत पतला होता है, ध्यान रखना है, लेंस बहुत पतला होता है तथा सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। ये ध्यान रखना है, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र ये ओ को कहते हैं। यहाँ पे मैंने ओ लिखा है तो ओ हो गया, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि वो ही है, सी से भी इसको संकेत करते हैं, तो कहीं कहीं सी भी रहता है, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो प्रकाशिक केंद्र केवल ध्यान रखना है, यहाँ पे ये वाला प्रकाशिक केंद्र है, ओ है, इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। ठीक है, तो लेंस बहुत पतला है, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। लेंस का दूसरा है आपका, लेंस का द्वारक बहुत छोटा होता है। लेंस का द्वारक छोटा होता है। किसको कहते हैं लेंस का द्वारक, है ना, x से y मिला दीजिएगा तो इसको लेंस का द्वारक बोला जाता है। तो लेंस का द्वारक कहा जाता है, आपको दर्पण में भी बताए थे द्वारक। तो लेंस का द्वारक बहुत छोटा होता है। फिर वस्तु जो रखा जाता है यहाँ पे, इसके मुख्य अक्ष के ऊपर एक बिंदु वस्तु के रूप में लिया जाता है। तो वस्तु बहुत, है ना, वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु वस्तु होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु होता है। ठीक है, तो वस्तु जो होता है मुख्य अक्ष पर स्थित होता है और एक बिंदु वस्तु के रूप में लिया जाता है। ठीक है ना। और जो ये किरण है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बहुत छोटा कोण बनाती है। बहुत छोटा कोण बनाती है। यह है हमारा मान्यता। ठीक है ना। अब इसी मान्यता के आधार पे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला निकालेंगे। आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बहुत छोटा कोण बनाती है, मतलब कोई भी कोण आपतित होगी तो बहुत छोटा कोण बनाएगी। मुख्य अक्ष इसको बोलते ही नहीं, आपको पता है, इसका जो वक्रता प्रकाशिक केंद्र होता है और जो ये वक्रता केंद्र होता है उससे गुजरने वाली जो लाइन होती है उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस के लिए हमको अभी साबित करना है। तो इसका एक अब चित्र बनाना पड़ेगा, है ना। और चित्र बनाएंगे साथ साथ, तो चित्र में ध्यान देना है कि कैसे चित्र बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ना, इसका ये प्रकाशिक केंद्र है, ये हो गया आपका उत्तल लेंस हो गया, ये इसका P1 हो गया, P2 हो गया, इसको C मान लेते हैं। ठीक है ना। ये कांच का बना हुआ है तो ये कांच का बना हुआ है। ठीक है, इसको अभी रहने दीजिए, बाद में लिखेंगे। कांच का बना हुआ है, ही दिख ही रहा है ना। ये वाला जो सतह है, अभी बताया था, ये वाला सतह ऐसे है तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र कुछ इधर हो जाएगा, है ना। और नजदीक ले लेते हैं, इसका वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा। पहला सतह है, इसका वक्रता केंद्र इधर, इसका वक्रता केंद्र इधर,
C2 ले लेते हैं, है ना। मुख्य अक्ष के ऊपर एक बिंदु वस्तु है, तो बिंदु वस्तु मान लिया मैंने, बिंदु वस्तु ये हो गया, है ना, O ले लिया बिंदु वस्तु। अभी इस बिंदु वस्तु से क्या करेंगे, तो इसके ऊपर आपतित किरण हो जाएगी, तो बिंदु वस्तु से एक आपतित किरण इस तरीके से आपतित हुई। इसको और थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये किरण आपतित हुई। जिस बिंदु पे आपतित हुई उस पे आपको पता है कि ये जो है ये हवा ले लिया मैंने, तो विरल माध्यम हो गया, है ना। ये कांच है आपका, ये है आपका कांच, तो ये सघन माध्यम हो गया। फिर ये हवा है तो विरल माध्यम हो गया। इसका अपवर्तनांक N1 लिख लेते हैं, हवा है तो N1 ही रहेगा, और कांच का अपवर्तनांक N2 मान लेते हैं, तो ये कांच का अपवर्तनांक N2 लिख लिया, ठीक है ना। तो ये कांच है, इसका वैल्यू N2 लिख लिया, है ना। N2 इसका अपवर्तनांक है N2, तो हमने N2 लिखा है ना। अब ये जब किरण आपतित होगी इस बिंदु पर, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आप अभिलंब डालेंगे, क्योंकि सघन माध्यम, ये विरल माध्यम हवा है और ये कांच के अंदर जा रही है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की दिशा में मुड़ जाएगी। तो क्या करिएगा, पहले यहाँ पे अभिलंब डालेंगे। अभिलंब कैसे डालेंगे, तो ये वाला सरफेस है, तो मैंने कहा था कि जब ऐसा सरफेस है तो ऐसा गोलाकार सतह का जो केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, वहां से लाइन खींच देंगे तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये वाला बिंदु से हमने अगर लाइन खींच दिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा अभिलंब। तो इसको अभिलंब को डॉटेड लाइन से बना देते हैं, है ना, इस तरीके से डॉटेड लाइन है। तो ये देख रहे हैं कि ये इस बिंदु पर आपका ये किरण आपतित हो रहा है, तो जिस बिंदु पर आपतित हुआ यहाँ से हमने क्या किया, एक अभिलंब डाल दिया, तो हो गया C1, इसको मान लेते हैं M है, तो ये C1M जो हो गया C1M N1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था हवा का, तो हवा के लिए मैंने इसको N1 यहाँ लिख दिया, इसको N1 अभिलंब डाल देते हैं, तो C1M N1 एक अभिलंब हो गया। अब क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि ये वाला केवल सतह होता है XP1Y, तो ये आपतित किरण जाती यहाँ पे और अपवर्तित होकर के कहीं चली जाती। अपवर्तित कैसे होगी, तो आपतित किरण सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, है ना, एकदम ऐसे निकलनी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है कि अपवर्तन जब होता है तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरणें जाती है तो अभिलंब की दिशा में मुड़ जाती है, तो इस दिशा में मुड़ जाएगी। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमने ये जो है आपतित किरण है OM, है ना, जिस बिंदु पर आपतित हो रही है वो बिंदु M है। M के ऊपर हमने क्या किया, N1M C1 एक अभिलंब डाल दिया। ये जो आपतित किरण है कहाँ है, विरल माध्यम, हवा विरल माध्यम होती है और ये सघन माध्यम है। तो आपतित किरण अपवर्तित होने के बाद किधर जाएगी, तो अभिलंब की दिशा में मुड़ जाएगी। ये किरण किधर जानी थी, ऐसे जानी थी, तो ये किरण इधर नहीं जा करके ये किरण ऐसे नहीं जा करके किधर मुड़ जाएगी, तो इस अभिलंब की दिशा में मुड़ेगी। मान लीजिए ये अभिलंब की दिशा में अगर मुड़ती है तो मुड़ने के बाद ये इस तरीके से मुड़ेगी, है ना, और यहाँ पे आकर के मान लेते हैं कट करती है। तो अगर ये वाला XP2Y सतह नहीं होता तो ये किरण एकदम सीधा इधर आकर के कट करेगा, इस तरीके से कट करेगा, है ना। तो इसको मैंने I डैश लिख लिया, मतलब इस वस्तु का ये वाला सतह है XP1Y क्या करेगा, तो प्रतिबिंब बनाएगा I डैश के ऊपर, है ना। तो ये कह सकते हैं कि अगर ये वाला जो सतह है XP2Y, अगर ये सतह नहीं होता तो ये वाली किरण सीधी यहाँ आके कट करती, है ना। तो ये हो जाता I डैश यहाँ पे, है ना, इसका प्रतिबिंब। तो मान लेते हैं ये वाला I डैश इसके ऊपर प्रतिबिंब बनाता है ना। तो ये वाली जो दूरी है
है ना। ये वाली दूरी कहाँ से आएगी, तो P पहला सतह बना रहा है, ये पहला सतह है x P1y, ये वाला सतह बना रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब, तो P1 से इसकी दूरी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी, जिसको v डैश बोल देते हैं, है ना। P1 से ये वाली वस्तु की जो दूरी है इसको u बोल देते हैं, है ना। आपको पता है ये वाली दूरी P1 से C1 का पहला सतह के लिए ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, और ये वाली सतह के लिए ये वाली दूरी जो है वक्रता त्रिज्या इधर से P2 के लिए हो जाएगी, तो R2, है ना। अब ये जो है, ये जो बिंदु है, मतलब ये जो किरण है, ये सही मायने में अगर ये x P2y नहीं होता तब यहाँ कट करता, मतलब पहला वाला सतह इस वस्तु का, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता, I डैश के ऊपर। लेकिन सही मायने में क्या हुआ, जब ये किरण आई M से इस सतह पे आई, तो M से जो बिंदु पे आई उसको मैं मान लेता हूँ N सतह है ना। वो सतह का, इस सतह का N बिंदु है। अब इस N बिंदु पे जैसे ही आएगा ये किरण, है ना, ये वाला किरण आएगा, तो ये कांच से हवा में आने लगेगा, तो उसको बोलेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना, है ना। दिख रहा है आपको कि ये जो वस्तु है, यहाँ से किरण आपतित हुई, आपतित होने के बाद प्रतिबिंब यहाँ बनाएगी अगर सतह केवल होता है x P1y, लेकिन ये जब किरण Mn यहाँ पहुँचती है तो ये फिर से कांच से हवा में जाने लगती है, और ये सतह आपको कांच का फिर से दिख रहा है x P2y, मतलब यहाँ से फिर से अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरणें आती है तो फिर से मुड़ती है, और जो आपका अभिलंब है उससे दूर भागती है, तो इस बिंदु पर फिर से हमें अभिलंब डालना पड़ेगा n के ऊपर। लेकिन ये क्या, कौन सा सतह है, ये वाला सतह, तो ये वाला वक्र सतह है, तो इसका केंद्र, वक्रता केंद्र ये होगा, तो यहाँ से अभिलंब डालेंगे, तो यहाँ से अभिलंब डालिएगा इसके ऊपर, तो ये अभिलंब बनेगा, ये अभिलंब बन जाएगा, है ना। तो इसको अभिलंब हमने बना दिया, यहाँ पे अभिलंब हो गया, N2 डाल देते हैं, है, तो N2 NC2 एक अभिलंब दूसरा बन गया, है ना। अब ये किरण एक्चुअली में कैसे निकल के आई, तो ये आपतित किरण हुई, और ये वाला जो Mn है ये अपवर्तित किरण हुआ। अब यहाँ से N बिंदु से फिर से ये क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब कौन सा डाला हमने, ये, तो ये किरण इधर आ रही थी, है ना, इधर किरण ये आ रही थी, लेकिन अब ये किरण क्या होगी, इस अभिलंब से दूर भागेगी, माने इधर नहीं जा करके उधर भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो अभिलंब है, तो उधर जाएगा तो अभिलंब की दिशा में मुड़ जाएगा, इधर आएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, मतलब N से ये किरण इस तरीके से निकलेगी, और जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो I के ऊपर बनाएगा, मतलब ये वाला सतह x P2y जो अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा वो I के ऊपर बनाएगा, मतलब P2 से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उसको भी बोलेंगे, है ना। और इसी सतह के लिए, इस सतह के लिए वस्तु कौन सा है, इस सतह के लिए तो आपका वस्तु ये है, और प्रतिबिंब ये सतह बनाया I डैश के ऊपर, जिसको आपने V डैश बोला है। लेकिन ये वाला सतह के लिए प्रतिबिंब तो P2I बन गया, है ना, जो Mn जो है वो यहाँ पे आकर के कट कर रहा है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी मैंने P2I ले लिया, लेकिन वस्तु कहाँ गया, तो वस्तु ये देखेगा कि कहाँ आ रहा है मेरे ऊपर किरण, तो ये x P2y के ऊपर जो किरण आ रहा है वो Mn आ रहा है, Mn कहाँ से आ रहा है, तो I डैश से, तो I डैश को वो वास्तविक, जो इसके लिए वास्तविक प्रतिबिंब था उसको ये आभासी वस्तु मान लेता है, तो आभासी वस्तु के तरह कह सकते हैं I डैश का जो वैल्यू है यहाँ पे इस सतह के लिए ये एक कैसा सतह बन जाता है, तो आभासी वस्तु का, आभासी वस्तु के तरह व्यवहार करता है। तो कह सकते हैं कि P2 से जो ये वाली दूरी है ना, P2 से ये वाली दूरी जो है ये कितनी हो जाएगी, तो ये वाली दूरी आपका टोटल दूरी था यहाँ से यहाँ था V डैश, ये वाली दूरी V डैश है, और यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, और हमने क्या किया, इसका जो मोटाई है वो T ले लिया है ना, जो आपका लेंथ है उसका मोटाई हमने T ले लिया, ये T हमने लिखा यहाँ पे, T मोटाई है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ V डैश है ये वाला दूरी, तो ये T माइनस कर दीजिएगा, तो ये वाली दूरी हो जाएगी V डैश माइनस T, है ना। मतलब वस्तु का प्रतिबिंब, ये वाला वस्तु का प्रतिबिंब, ये वाला सतह जो बनाता है वो सही मायने में इस सतह पे आता हुआ किरण दिखता है Mn, और उसको ये आभासी वस्तु के तरह व्यवहार करता है, और वो वस्तु की दूरी इस सतह के लिए
P2 से हो जाता है आपका V डैश माइनस टी। अब हर एक सतह के लिए हम यही चीज निकालेंगे, वहां पे जो सतह है जिसके लिए जो आपतित किरण है अपवर्तित किरण है उसको लिख करके, और हर एक सतह के लिए हम वहां पे अपवर्तन का नियम लगाएंगे। तो पहला जो है आपका पहले सतह के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे तो लिखेंगे माना कि मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O स्थित है ना, OM अपवर्तक सतह XP1y पर आपतित किरण है जो अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष को वास्तविक रूप में XP2y की अनुपस्थिति में I डैश पर काटती है। अतः बिंदु वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब सतह XP1y I डैश पर बनाता है। ठीक है, तो यहां से ये हो गया आपका वस्तु की दूरी हो गई, यह हो गया आपका। तो देयरफॉर अपवर्तक सतह के लिए, अपवर्तक सतह XP1y के लिए इसमें एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, वो हम समझा रहे हैं कैसे लिखते हैं। तो अपवर्तक सतह के लिए लिखा जाता है जहां प्रतिबिंब बनता है उसका अपवर्तनांक, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये वाला सतह प्रतिबिंब बना रहा है, तो ये वाला सतह जो है आपका क्या हो गया, ग्लास हो गया। वो प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, I डैश के ऊपर। तो जो सतह बनाता है प्रतिबिंब उसका अपवर्तनांक क्या है, N2। तो उसका अपवर्तनांक यहाँ लिखेंगे N2, यहाँ इसका कांच वाला है ना। और कहाँ बना रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब I डैश के ऊपर बना रहा है। उसकी दूरी इस सतह से P1 से I डैश, तो ये P1 से I डैश, ये वाला P1 I डैश हो गया है ना। और माइनस लिखते हैं जहां पे वस्तु होता है, वस्तु कहाँ है, हवा में, उसका अपवर्तनांक कितना है, तो N1 लिखते हैं बटा वस्तु जो है आपका है ना। तो वस्तु की दूरी लिखते हैं, तो वस्तु की दूरी तो आपको पता ही है U है, तो U लिखेंगे बराबर N, जो दूसरा माध्यम है परावर्तनांक जो है आपका, दूसरा अपवर्तनांक का जो माध्यम है, मतलब कांच में हमारा प्रतिबिंब बना था, तो कांच का पहले जो आपका वस्तु है कहाँ है, हवा में, तो ये पहला माध्यम। जो प्रतिबिंब बनाया ये कांच बनाया, दूसरा माध्यम, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2 माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटा जो सतह लेते हैं उसका रेडियस। तो सतह कौन सा है, XP1y, इसका रेडियस क्या है, तो R1 है, तो यहाँ R1 लिखेंगे, ये पहला माध्यम के लिए है ना। क्या कैसे लिखते हैं, तो जहां पे प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा है, XP1y है, कांच है, उसका अपवर्तनांक N2 है, मैंने यहाँ N2 लिखा था, ये N2। और ये प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, I डैश के ऊपर, तो उसका वैल्यू क्या है, V डैश। तो V डैश P1 I डैश को V डैश लिख सकते हैं है ना। प्रतिबिंब P1 I डैश बना रहा है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के जगह पे इसको एक बार और लिख सकते हैं, N2 बटा V डैश माइनस N1 बटा U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बटा R1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है ना।
तो ये हो गया आपका, हमने कहा वस्तु जहां है वो वाला अपवर्तनांक लेते हैं, जो सतह बनाता है, ये सतह बना रहा है कांच का, तो n2 हो गया अपवर्तनांक n2 बटा ये सतह बना रहा है i डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी, तो n2 बटा v डैश माइनस n1 जो पहला माध्यम था जहां पे आपका आपतित किरण था, तो n1 बटा वहां पे वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी u है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 दूसरा वाला सतह जहां प्रतिबिंब है उसका अपवर्तनांक माइनस पहला वाला माध्यम का अपवर्तनांक बटा जिस सतह से हुआ अपवर्तन उसका जो त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या, वो r1 हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया पहला। उसी तरीके से दूसरा अपवर्तक सतह के लिए लिखेंगे, चूंकि दूसरे अपवर्तक सतह xp2y द्वारा अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, जो Mn किरण को आभासी वस्तु I डैश से आपतित, ठीक है ना, जो Mn दूसरे अपवर्तक सतह xp2y द्वारा अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, I पर बनता है, ये I पे बनता है, और ये अपवर्तक सतह जो Mn किरण को आभासी वस्तु I डैश से आपतित मानता है, ठीक है ना। इसलिए इसके लिए वस्तु जो हो जाएगा कौन सा होगा, ये आभासी वस्तु हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आभासी वस्तु है इस सतह के लिए xp2y के लिए। तो xp2y के लिए अगर ये आभासी वस्तु होगा, इसका मतलब ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा। अब देखिए जरा कि आपका जो किरण है वो Mn था, अगर ये सतह नहीं होता तो Mn सीधा यहाँ पे कट करता, लेकिन सही मायने में ये सतह है, तो इसका मतलब है अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन अब है सघन माध्यम से विरल माध्यम आ रहा है, तो पहले सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम में वस्तु हो गई, वस्तु कौन सा हो गया, तो ये I डैश हो गया, क्योंकि आभासी वस्तु Mn किरण Mn तक ही है, तो इसको इस सतह को लगता है कि Mn किरण आ कहाँ से रहा है, तो I डैश से आ रहा है, इसलिए I डैश को वस्तु मान लेता है। मतलब P2I डैश वस्तु की दूरी हो गई, तो वस्तु हो जाएगा कहाँ पे, सघन माध्यम में, कांच में, है ना। तो कांच का अपवर्तनांक बटा वस्तु की दूरी लेंगे, और हवा में ये क्या हो रहा है, विरल माध्यम में अपवर्तन हो रहा है, तो विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक n1 है वो लेंगे। तो इसमें हो जाएगा देयरफॉर अपवर्तक सतह xp2y के लिए क्या लीजिएगा, xp2y के लिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, विरल माध्यम में, उसका अपवर्तनांक कितना n1 है, तो n1 बटा, और प्रतिबिंब की दूरी I है, तो ये प्रतिबिंब का दूरी है, मैंने v लिखा है, तो ये v हो जाएगा, माइनस जो जहां पे किरण आपतित हो रही है वो कौन सी किरण है, Mn है, वो कांच में हो रहा है, कांच का अपवर्तनांक कितना n2 है, तो n2 बटा वस्तु की दूरी, ये आभासी वस्तु हो जाएगी v डैश माइनस टी, तो v डैश माइनस टी लिखेंगे। इस सतह के लिए P2I डैश को v डैश माइनस टी हमने पहले बताया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ v डैश है, ये t है, तो v डैश माइनस टी होगा, इज इक्वल टू जो जहां पे प्रतिबिंब बना वो वाला अपवर्तनांक, तो n1 माइनस जहां पे वस्तु है उसका अपवर्तनांक, यहाँ पे था वस्तु Mn जो आपका किरण है, बटा इसका त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या r2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब देख लीजिए, क्योंकि आपका जो लेंस है पतला है, तो लिखेंगे सेंस, क्योंकि लेंस बहुत पतला है, अतः क्या हो जाएगा, लेंस पतला होने का मतलब v डैश माइनस टी
v डैश माइनस टी किसके बराबर होगा, तो v डैश के बराबर। तो इसमें लिख दीजिए, मान रख दीजिए, मान रखिएगा देयरफॉर n1 बटा v माइनस n2 बटा v डैश माइनस टी को v डैश लिख दीजिए, ये हो गया n1 माइनस n2 बटा r2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को जोड़ देते हैं, 1 प्लस 3 से। 1 में क्या आ रहा है, n2 बटा v डैश, है ना, माइनस n1 बटा u, देख लीजिए, n2 बटा v डैश माइनस n1 बटा u, और ये है n1 बटा v प्लस n1 बटा v माइनस n2 बटा v डैश इज इक्वल टू, ये हो गया n2 माइनस n1 बटा r1, n2 माइनस n1 बटा r1 प्लस ये वाला n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 बटा r। हमने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। देखिए क्या कट रहा है, n2 बटा v डैश माइनस है, n2 बटा v डैश प्लस है, तो ये जुड़ गया, तो कैंसिल हो गया, और बच गया आपका n1 बटा v माइनस n1 बटा u, n1 बटा v माइनस n1 बटा u, ये वाला लिखा मैंने n1 बटा v माइनस n1 बटा u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा r1, और ये प्लस n1 माइनस n2 बटा r2, ये आ गया। यहाँ n1 देख रहे हैं कॉमन आ रहा है, तो n1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u हो गया, और यहाँ n2 माइनस n1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई r1, और ये n1 माइनस n2 है, ये n2 माइनस n1 है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बाई r2। ये है n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया, तो 1 बटा r1 हो जाएगा, और ये माइनस कॉमन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये n1 माइनस n2 है, जबकि ये n2 माइनस n1 है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 1 बाई r2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 बाई v, इसको n1 को इधर कर देते हैं, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बटा n1, और ये हो गया 1 माइनस r1 माइनस 1 माइनस बाई, ठीक है ना, तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये हो गया। और यहाँ से हो जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1, है ना, एलसीएम सेम होता है तो दोनों में अलग अलग कर सकते हैं, तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई v माइनस 1 बाई u, इसको आपने लिखा है n2 1, ये 1 हो गया, n1 अपॉन n1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू दिस, है ना, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 इंटू n2 माइनस 1। अब वस्तु को अगर अनंत पे रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये वाला लेंस यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो u बराबर अनंत हो जाता है, और प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पे बनता है ना। जब भी कोई वस्तु है, ये मान लीजिए ये वाला लेंस है, वस्तु अगर अनंत पे होता है तो वहां से किरणें समानांतर होती है ना, ये समानांतर किरणें आती है, और ये अपवर्तन के बाद एक बिंदु से गुजरती है जिसको फोकस बोलते हैं, तो ये फोकस हो जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस की दूरी पे, तो इसलिए v की वैल्यू f के बराबर हो जाती है ना। अब वस्तु कहाँ है तो अनंत पे, u अनंत हो जाता है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे बनता है, तो v f के बराबर हो जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 बटा f, यहाँ पे माइनस 1 बाई अनंत हो जाएगा इज इक्वल टू n2 1 माइनस 1, है ना, 1 बाई r1
माइनस 1/r, ये हो जाएगा। और यहाँ से हो गया 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1, और ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r। इसी को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, इसी को कहा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है ना। यही लेंस मेकर सूत्र है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला यही है, और यही आपको निकालना होता है जो 5 नंबर में आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला इसका 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, ठीक है ना। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला करिए इसको, फिर और भी अगले जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको थोड़ा और दूसरे जो इससे संबंधित चीज़ें हैं वो बताऊंगा। अभी ये 5 मार्क्स का इसमें है तो यही ठीक रहता है इसके लिए, है ना। तो 5 मार्क्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं कराता हूँ दूसरा। तब तक के लिए बाय।